Hello everyone, I am Bhavna Mishra Pandey, and in today's class we will discuss question answers of the poem Amanda, written by Robin McMogg Clean. So let's start with question number 1. How old do you think Amanda is? How do you know this? तो हमको क्या पता चलता है कि अमांडा, कैसे पता चलेगा कि वो कितने साल की है, एंड हाउ डू यू नो दिस? सो कैसे पता चलता है हमको कितने साल की है वो? अमांडाज एज कुड बी बिटवीन 10 to 12 years ओल्ड. 10 से 12 साल के बीच की वो हो सकती है. वी कैन गेस दिस बिकॉज ऑफ द रेफरेंस टू मरमेड और रुपंजिल. तो वहाँ पे जो आपकी पोयम है उसमें 2 रेफरेंसेस दे रखे हैं. एक तो मरमेड का, मरमेड मीन्स निम्फ, यू कैन से निम्फ मीन्स जलपरी, और रपंजेल का वहाँ पे जो रेफरेंस है उससे हमको ये लगता है कि वो 10 या 12 साल की एक गर्ल होगी. These stories are read by children of age group of 10 to 12 years. एंड ये जो स्टोरीज हैं मरमेड्स की एंड ये जो कैरेक्टर्स की स्टोरीज पढ़ी जाती हैं ये 10 से 12 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं. दैट्स वाई वी कैन से दैट अमांडा मे बी ऑफ 10 to 12 years old. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तो कौन उससे बातें कर रहा है अभी यहाँ पे पोयम में? वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर. वी थिंक दैट प्रोबेबली इट कुड बी हर मदर. तो जो उससे बात कर रहा है वो शायद उनकी मदर हो सकती हैं. वी थिंक दिस बिकॉज इट्स अ जनरल परसेप्शन दैट चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ बाय देयर मदर्स एट होम. एंड एक ये जनरल व्यू है कि बच्चों की देखभाल उनकी मदर्स के द्वारा ज़्यादा की जाती है. इसलिए हम सोचते हैं कि जो उससे बात कर रहा है या कर रही है वो कौन है? वो उसकी बात करने वाली उसकी मदर ही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Why are stanzas 2, 4 and 6 given in parenthesis? तो जो स्टेंजाज हैं, सेकेंड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा एंड सिक्स स्टैंजा, वो ब्रैकेट्स में क्यों दिए गए हैं? Parenthesis is a remark that is added to a sentence often to provide an explanation. तो ब्रैकेट्स में कोई भी अगर चीज़ दी जाती है उसका वो क्यों दी जाती है? ताकि उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इन स्टैंजास 2, 4 and 6 parenthesis is used to describe the reaction of a child Amanda towards her mother's continuous nagging. तो 2, 4 और 6 पैरेंथेसिस में इसलिए दिए गए हैं ताकि वो चाइल्ड अमांडा जो है उसका रिएक्शन बता सके अपनी मदर के लिए, क्योंकि मदर जो थी वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी? शी वॉज फाइंडिंग फॉल्ट इन अमांडा. नैगिंग मीन्स होता है दोष निकालना. वो कंटिन्यूस उसको स्कॉल्ड कर रही थी. किन बातों के लिए? जो अमांडा कर रही थी उन चीज़ों में वो फॉल्ट्स निकाल रही थी मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 and 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? तो जो स्टेंजास 2, 4 and 6 हैं इनमें स्पीकर कौन है एंड जो बोला जा रहा है क्या वो सुना जा रहा है? जो स्पीकर जो बोल रहा है क्या वो सुना जा रहा है? सो द स्पीकर इन स्टेंजास 2, 4 and 6 कौन है? अमांडा स्पीकर है. नो, शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज. एंड जो उसकी मदर कह रही है अमांडा उसको नहीं सुन रही है. शी इज़ लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स. वो अपनी खुद की थॉट्स में, अपनी खुद की दुनिया में खोई हुई है. शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मरमेड, एन ऑर्फन एंड रपंजेल. वो अपने आप को वो इन विचारों में खोई हुई है कि काश वो क्या होती? एक मरमेड होती, जलपरी, या वो कोई अनाथ होती, या वो होती रपंजेल. वो कैरेक्टर के बारे में सोचती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. What could Amanda do if she were a mermaid? अगर वो एक मरमेड होती तो वो क्या करती? The little girl Amanda wants to be a mermaid, and the only resident of the
ब्यूटिफुल ग्रीन सी। तो जो छोटी सी लड़की है अमांडा, वो एक जलपरी बनना चाहती है, क्योंकि अगर वो एक जलपरी होती तो वो बहुत सुंदर से ग्रीन सी में रहती और वहाँ पे वो अकेली होती। शी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी एंड शी विल बी टेकन अवे विद द करंट्स ऑफ वाटर। तो वो कहती है कि अगर वो उस ब्यूटिफुल ग्रीन सी में रहती तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा काम होती, इंजॉयबल होती, बहुत ज़्यादा सूदिंग रिलैक्सिंग होती। एंड वहाँ पे जो वाटर करंट्स थे, मतलब वाटर वेव्स, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती एंड वो इंजॉय करती। शी विल बी एबल टू इंजॉय हर फ्रीडम, एंड वहाँ पे उसको टोकने रोकने वाला कोई नहीं होता एंड वो अपनी फ्रीडम को इंजॉय कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। तो अमांडा एक ऑर्फन है एंड वाई डज शी से सो, वो ऐसा क्यों कहती है। सो नो, अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन एज शी इज कॉन्स्टेंटली बींग पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स इन द पोएम। हमको अच्छे से पता है कि अमांडा ऑर्फन नहीं है, क्योंकि बार बार कोई उसमें कोई कंटिन्यूसली दोष निकाल रहा है, कोई उसको रिब्यूक कर रहा है। इससे हमको पता चलता है कि वो ऑर्फन नहीं है। शी सेड सो बिकॉज शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड। वो ऐसा इसलिए कहती है, ऑर्फन वाली बात वो इसलिए कहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी है एंड डिप्रेस्ड भी है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्कॉल्डिंग एंड नेगिंग विच शी फेसेस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। और जो डांट और वो जो उसमें कमियां निकाली जा रही हैं, फॉल्ट्स निकाले जा रहे हैं, दोष बताए जा रहे हैं उसमें, वो किसकी वजह से है। इसको वो सारी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ रही हैं अपने पेरेंट्स की वजह से। इसलिए उसके मन में वो ख्याल आते हैं कि काश वो एक मरमेड होती, या वो ऑर्फन होती, या वो रपुंज़ेल होती। Therefore, she feels that it would have been much better and peaceful if she would have been an orphan. इसलिए वो सोचती है कि बहुत अच्छा होता कि काश वो एक ऑर्फन होती, अनाथ होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपुंज़ेल, व्हाई डज शी वांट टू बी रपुंज़ेल। क्या आपको रपुंज़ेल की स्टोरी पता है एंड अमांडा रपुंज़ेल क्यों बनना चाहती थी। सो द स्टोरी ऑफ रपुंज़ेल इज ऑफ अ गर्ल हु इज कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच इन अ टावर। तो रपुंज़ेल एक स्टोरी है एक गर्ल की जिसको एक विच ने, विच मीन्स क्या होता है, भूतनी। तो एक भूतनी ने उसको एक टावर में कैप्चर करके रख लिया था, कैद करके रख लिया था। द ओल्ड विच क्लाइम्स अप द टावर विद द हेल्प ऑफ रपुंज़ेल्स वेरी लॉन्ग हेयर विच शी लेट्स डाउन फॉर हर थ्रू अ विंडो ऑफ द टावर। तो ओल्ड विच कैसे जाती थी उस टावर में, जब रपुंज़ेल अपने बालों को नीचे, वहां से नीचे डाल देती थी उस लॉन्ग टावर से, तो उस पे चढ़ के वो जो विच थी वो उस टावर पे आ जाती थी। वन डे अ प्रिंस विजिट्स हर बाय क्लाइंबिंग द टावर विद द हेल्प ऑफ हर लॉन्ग हेयर। तो एक बार एक प्रिंस ने कैसे विजिट किया उस टावर पे, यूजिंग रपुंज़ेल्स लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर के थ्रू प्रिंस उस टावर में एंटर हुआ। व्हेन द विच कम्स टू नो दिस, शी सेपरेट्स बोथ ऑफ देम, बट बोथ रपुंज़ेल एंड द प्रिंस meet after a gap of many years and then live their life happily. So जैसे ही विच को इस बात का पता चला, उसने चाहा कि वो दोनों को अलग कर दे, लेकिन रपुंज़ेल एंड जो प्रिंस था वो बहुत लंबे टाइम के बाद मिले एंड उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ बहुत हैप्पीली जीने लग गए वो। अमांडा wants to be Rapunzel because she knew that in the story there was no staircase to enter the tower. अमांडा इसलिए रपुंज़ेल बनना चाहती थी क्योंकि उसको पता था कि टावर में कोई ऐसा स्टेयरकेस नहीं था, मीन्स सीढ़ियाँ नहीं थी जिससे कोई भी ऊपर चढ़ के आ सके। इट वॉज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रपुंज़ेल्स लॉन्ग हेयर, एंड उस टावर पे चढ़ना केवल और केवल पॉसिबल था रपुंज़ेल्स के हेयर, लॉन्ग हेयर की वजह से। कोई भी अगर ऊपर चढ़ना चाहता तो रपुंज़ेल अपने लॉन्ग हेयर नीचे गिराती, तब कोई ऊपर चढ़ सकता था। तो अमांडा चाहती थी कि वो
इन लाइफ द टावर विल बी वेरी काम एंड नाइस। तो वो चाहती है कि उस टावर पे लाइफ जो होगी वो बहुत शांत होगी, बहुत अच्छी होगी, एंड ऑल्सो मेक्स इट अ पॉइंट टू नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनी वन एज शी डजेंट वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनी विजिटर। इसलिए वो चाहती है कि वो किसी के लिए भी अपने बाल नीचे की तरफ नहीं गिराएगी, क्योंकि वो किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द गर्ल yearn फॉर? व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा? सो वो जो लड़की है अमांडा, वो किस चीज के लिए yearns फॉर, यानी कि तड़पती है एक तरह से, वो किस चीज की इच्छा करती है, और ये पोयम हमें उसके बारे में क्या बताती है? द गर्ल अमांडा yearns फॉर फ्रीडम एंड पीस इन हर लाइफ। वो क्या चाहती है? वो फ्रीडम चाहती है एंड पीस चाहती है, शांति चाहती है, कामनेस चाहती है। शी इज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हर मिस्टेक्स, एंड उसको बार बार कंटिन्यूसली रिमाइंड, याद करवाया जाता है उसकी मिस्टेक्स के बारे में, जो गलतियां वो करती है उसके बारे में। Her parents wants her to follow the code of conduct of good behavior, and उसके पेरेंट्स उसको बार बार कंटिन्यूसली क्या याद दिलाते हैं? अच्छे बिहेवियर के बारे में याद दिलाते हैं। They are doing so because they want their child to be well mannered and obedient, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा क्या रहें? वेल मैनर्ड एंड हमेशा ओबीडियंट रहें, आज्ञाकारी रहें। इसलिए but while doing this they forget that she is a child and should be allowed some freedom। लेकिन ये करते टाइम पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो अमांडा एक छोटी सी बच्ची है एंड उसको भी थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए। The poem has drawn the reader's attention towards the condition of children who are constantly oppressed by the elders in the name of good behavior। So ये पोयम हमारा ध्यान आकर्षित करती है किसकी तरफ? बच्चों की कंडीशन की तरफ, जिनको हम कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली ऑपरेस करते रहते हैं, उनको दबाते रहते हैं, कंटिन्यूस हम उनको डांटते रहते हैं। किस चीज के बिहाफ पे? गुड बिहेवियर के बिहाफ पे हम कंटिन्यूसली उनको रिब्यूक करते रहते हैं। तो ये पोयम हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, रीड द लास्ट स्टेंजा। डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? सो इसमें ये कहा गया है कि आप लास्ट स्टेंजा पढ़िए एंड उसको पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि अमांडा जो है वो नाराज है एंड मूडी भी है। सल्किंग मीन्स यू कैन से उदासी भरा मूड, you can say. So in our sense, Amanda is not moody. She feels oppressed because of her mother's constant nagging. वो मूडी नहीं है, लेकिन उसको बार बार ऑप्रेस किया जाता है। किस चीज के लिए? मदर उसको कंटिन्यूसली, नैगिंग मीन्स मदर उसमें बार बार दोष निकालती है। हर मदर फाइंड्स fault in her. She doesn't want to be pointed out for such small things like cleaning the room, sitting straight, cleaning her shoes, completing her homework, etc. अमांडा नहीं चाहती कि बार बार उसको कोई पिंच करता रहे इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। कौन सी चीज़ें? रूम साफ करो, सीधे बैठो, अपने शूज़ क्लीन करो एंड अपना होमवर्क कंप्लीट करो। She feels that she is not free, and जब उसकी मदर बार बार उसको ये चीज़ों के लिए कंपेल करती है, ये सब काम करने के लिए फोर्स करती है, तो वो सोचती है, अमांडा सोचती है कि वो फ्री नहीं है एंड इज अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि वो उसके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई फोर्स है ऑफ ट्राइंग टू बी अ वेल बिहेव्ड गर्ल एज पर हर पेरेंट्स डिमांड। सो वो सोचती है कि उसके ऊपर कंटिन्यूसली कोई प्रेशर है, इसलिए। So the students, in the next video we will discuss the additional question answers of this poem. So bye bye for now.